हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे और आने वाले टाइम पे भी एकदम अपना मचा दे और अपना बेस्ट दे वो अपनी लाइफ में जो भी ये करे। ठीक है। और मैं आपको बता रहा था कि मेरे जैसे कि एक ही दिन में मेरे 2 एग्जाम थे, वरना रोज क्या होता था, एक तो एग्जाम होता था और एक लैब होता था। अब लैब तो खत्म हो गई थी, तो होली के चक्कर में इन्होंने क्या किया, एग्जाम फरवरी 28 को ही रख दिया। तो मेरे 2 एग्जाम एक ही दिन में थे। तो मैं बताता हूँ मेरे एग्जाम, पहला एग्जाम कैसा गया। तो सबसे पहला एग्जाम था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मैं एक बार वही देख के गया था, असाइनमेंट जो सर ने दिया था। ठीक है। वही मैं अच्छे से पढ़, मतलब 50 मिनट पढ़ के गया था। वो 7 पेज का था, अच्छे से पढ़ के गया था मैं। और सुबह मैं फिर क्या किया, मिड टर्म पेपर पढ़ लिया, जबकि मुझे वही एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेना चाहिए था। मिड टर्म पेपर मैंने देखा फिर सुबह। ठीक है। और फिर मैं जैसे एग्जाम देने गया, मुझे खबर, फिर एग्जाम जैसे ही दिया, फिर मैंने देखा कि जो पेपर था ना, लगभग वो सारे असाइनमेंट से ही आए थे। और सबसे मेन था कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी क्या काम आता है, या फिर एक्सेस ट्रांसपेरेंसी रिसो आरपीसी से कैसे ज्यादा है, कन्वेंशनल आरपीसी से फास्ट कैसे। तो मुझे अभी भी याद है कि सबसे पहले एक्सेस ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, उसमें पॉइंटर्स होता है, लोकल और रिमोट। उससे क्या होता है, फास्टर होता है। और रिमोट कन्वेंशनल आरपीसी में दिक्कत ये होती है कि एक तो वो नेटवर्क लेटेंसी की वजह से स्लो होता है और थोड़ा आउटडेटेड है तो थोड़ा वो स्लो होता है। एक्सेस ट्रांसपेरेंसी फास्ट होता है क्योंकि उसके पास पॉइंटर्स होते हैं और बहुत चीजें होती है। फिर एक तो ये हुआ, फिर दूसरी चीज उसमें एक्सेस ट्रांसपेरेंसी भी आई थी, ट्रांसपेरेंसी आई थी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अच्छा क्यों है, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अच्छा क्यों है मैंने लिखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स मिलके हमारा सिर्फ एक कंप्यूटर बनाते हैं, या फिर बोल सकता हूँ कि एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी हैकर अटैक कर रहा है ना, तो उसको मुश्किल होगा अटैक करने में, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा वो कौन सा कंप्यूटर है या कौन सा डिवाइस है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सारे कंप्यूटर्स एक जैसा बिहेव कर, मतलब एक लगता है कि एक ही है लेकिन बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, तो अटैक करना मुश्किल होता है। और दूसरी चीज कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में प्रोसेस कॉन्करेंट होते हैं, क्योंकि आप अलग अलग कंप्यूटर से आ कर रहे हो, तो आप है ना दूसरी लोकेशन में भी चले गए तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फास्टर होता जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के चक्कर में स्टोरेज प्राइसेस जो क्लाउड में होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की वजह से एडवांस होता जा रहा है और इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने ये सब लिखा, फिर ये एग्जाम खत्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। अब फिर मेरे पास बचता है 1 घंटा। अब 1 घंटे में मैं ये पढ़ूं, मैंने मेरे पास दूसरा सब्जेक्ट किसका था, क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग में दिक्कत क्या थी कि मैंने रात को 2 टॉपिक ही पढ़े थे। मैं आपको टॉपिक के नाम भी बताता हूँ जो टीचर ने बोला था कि ये आएंगे, मतलब बच्चों ने बोला था कि टीचर ने उनको बोला है कि ये टॉपिक पर पढ़ लेना। तो सबसे पहले टॉपिक था वर्चुअलाइजेशन, फिर हडूप। मैं एक बार देख के बता देता हूँ। वर्चुअलाइजेशन, हिस्ट्री, हाइपरवाइजर, इनेबलिंग टेक्नोलॉजी, हडूप। तो वर्चुअलाइजेशन में बता देता हूँ क्या होता है। ये एक ऐसी चीज होती है जो कि मान लो एक ही सिस्टम को मल्टीपल सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है, और वो मल्टीपल सिस्टम रियल लगते हैं लेकिन होते वो एक ही से कनेक्ट होते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन क्या करता है कि जो अपने रिसोर्स होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट करता है और इनको लॉजिकल रिसोर्स में दिखाता है कि ये लॉजिकल रिसोर्स है। ठीक है। दूसरा है हिस्ट्री क्लाउड कंप्यूटिंग। ये वाला मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने सोचा क्या ही है, इसको भी मैं बाद में देखूंगा एक बार। हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर क्या होता है,
जो वर्चुअल मशीन का मॉनिटरिंग करता है। जैसे कि ये होस्ट ओएस में होता है, इससे क्या पता लगता है कितने वर्चुअलाइजेशन हो रखे हैं या इंस्टेंस है, और अलग अलग वर्चुअल मशीन्स कितने रिसोर्स ले रही है। तो ये मान लो ये ट्रैक और इनेबलिंग और सब कुछ ट्रैक करता है कितना हो रहा है। तो अगर कुछ गड़बड़ हो तो अपन इससे चेक करके उसको बंद कर सकते हैं या फिर नया भी बना सकते हैं अगर यूजर के हिसाब से। इनेबलिंग टेक्नोलॉजी मतलब वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है, जैसे किस टेक्नोलॉजी से होता है। एक तो मैंने वो पढ़ा था हार्डवेयर से वर्चुअलाइजेशन कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। एक तो AMD का 5 कोई टेक्नोलॉजी था और एक इंटेल का था। और हडूप हडूप मैंने क्या किया कि जो बड़े डेटा को एक कंप्यूटर में रखने की बजाय ये क्या कहते हैं मल्टीपल मशीन्स में छोटे छोटे डेटा को प्रोसेस करके रख देता है। इससे क्या होता है कि डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर फास्ट हो जाती है, और कि एक ही कंप्यूटर खराब हो गया तो हमको अलग अलग कंप्यूटर से हम उसको उठा ले सकते हैं। कोई एक ही सिस्टम के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और इसके दो टाइप्स होते हैं, मेनली दो हडूप के प्रोसेस होते हैं। एक तो स्मॉल पीसेस में कट कट करना, और एक होता है मैप रिड्यूस। ठीक है, तो मैंने वर्चुअलाइजेशन में पढ़ा। तो ये वाला एग्जाम कैसा गया, मैं एग्जाम देने गया, एग्जाम लगभग मेरा सही गया ये वाला भी, क्योंकि मैं पढ़ के आया था। लेकिन मेरी दिक्कत अब एक ही है, वो है कि एक तो मैं एग्जाम के दिन में मुझे नहीं पढ़ना है और मुझे रोज ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने देखा है कि मेरी रिटेंशन पावर अच्छी है, मतलब कि मैं अगर रिवाइज करता हूँ तो मुझे अच्छे से समझ में आता है। अब दूसरी चीज एक और मुझे अच्छी करनी है, वो की है हैंड राइटिंग। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी तो मिड लेवल थी, अच्छी नहीं थी, देखने में अच्छी नहीं थी। तो मुझे अब हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव करना है, और हैंड राइटिंग को भी मैं अच्छे से इम्प्रूव करूंगा और उस पर भी मैं वर्क करूंगा। ठीक है, और हैंड राइटिंग में इम्प्रूव करने के लिए एक चीज और कर सकता हूँ कि मैं रोज डायरी लिखूंगा और अच्छे से लिखूंगा, और जिससे कि इम्प्रूव होगी मेरी हैंड राइटिंग। तो आज तो यही था कि मेरे 2 एग्जाम कंप्लीट हो गए, और मैं ये बताने वाला हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं से पता लगा कि पेपर भी बच्चों को पहले से ही पता लग गया था, दूसरा वाला पेपर। अब मैं ये नहीं बता सकता मुझे ये ढंग से पता नहीं है कि सच में लीक हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब लीक तो हुआ है, लेकिन किसने किया वो मुझे अभी तक भी नहीं पता, और मैं अब इसमें ध्यान भी देना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने अपना पेपर अच्छे से मतलब जेन्युइनली दिया है और बिना किसी से पेपर लेके दिया है। अब मुझे पता नहीं कि पेपर सही में लीक भी हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन सुनने में तो यही आया हुआ है। अब मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अब मेरा मेन टारगेट होगा कि मैं अब आगे और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। तो अभी मेरा जुकाम भी अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है, ये भी सही हो जाएगा थोड़े दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं फिर आज वीडियो इधर ही बंद करता हूँ, और आगे आपको बात करता हूँ कि आगे भी मैं आज रात को वीडियो बनाऊंगा, और तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, और मेरी आगे आगे मैं क्या करने वाला हूँ। और मैं उसका आगे वाला रीजन भी बताऊंगा कि मैं 4 दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, उसका भी रीजन मैं सही से दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं आज वीडियो इधर ही बंद कर देता हूँ, और थैंक यू फ्रेंड्स, फिर आज के लिए इतना ही। आपको रात को फिर वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।